नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर वन इज इन्फ्लेशन एंड सेकंड वन इज फैक्ट्री आउटपुट। ये दो टॉपिक्स के बारे में इसलिए क्योंकि रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने डेटा जो है इसको रिलीज़ किया है और रिटेल इन्फ्लेशन में क्या क्या चेंजेस आया है, फिर फैक्ट्री आउटपुट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ये डेटा जो है इसको प्रिपेयर और रिलीज़ किया है एनएसओ ने, यानी कि आज जो डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिशियल भारत सरकार का डेटा है। तो लेट्स स्टार्ट विद रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर एक अच्छी खबर है। महंगाई जो है वो कम हुई है। मार्च 2023 में जो आंकड़ा आया है वो कंपेयर टू लास्ट 15 मंथ्स, पिछले 15 महीनों के आंकड़ों के साथ कंपेयर करें तो मार्च 2023 का महंगाई का आंकड़ा जो है वो सबसे कम हुआ है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी। फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम सीपीआई भी कहते हैं, और ये जो इंडेक्स है ये रिटेल इन्फ्लेशन को नापने का एक इंडेक्स है। तो फरवरी में रिटेल इन्फ्लेशन कितना था? सीपीआई था 6.44%। ना वी नो कि 6% से ज़्यादा, यानी कि आरबीआई की जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा था फरवरी में। लेकिन मार्च में यह आंकड़ा जो है ये 5.66%, लेटेस्ट जो आंकड़ा है ये 5.66% है रिटेल इन्फ्लेशन का। अब आरबीआई की बात मैंने आपको बताई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार ने एक टारगेट दिया है कि आप इन्फ्लेशन जो है वो 4% के आसपास रखिए। इसमें 2% की आइदर वे की एक लिमिट है, यानी कि 2% से इन्फ्लेशन कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइडियली आपको 4 के आसपास इसको रखना है। 3 और 4 के बीच में है तो इट इज़ गुड। लेकिन अभी पिछले 15 महीनों से हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है वो ये अपर लिमिट जो है 6% उससे लगभग ज़्यादा ही रहा है। तो पहली बार 15 महीनों में हमें देखने को मिल रहा है कि रिजर्व बैंक की जो लिमिट है उस लिमिट में ये आंकड़ा आ चुका है। तो ये मॉडरेशन जो कहते हैं, मॉडरेशन कई बार इकोनॉमी में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है। मॉडरेशन यानी कि कोई चीज़ जो है वो एक स्पीड से आगे जा रही थी, अब उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो गई है। तो ये कंटिन्यूड मॉडरेशन कैसे हुआ? फूड की प्राइसेस जो है वो कम हुई, फ्यूल की प्राइसेस में एक ड्रॉप देखने को मिला, हाउसिंग सेवाओं में ड्रॉप हैं और दूसरी सेवाएं जो हैं, तो इन सारी प्राइसेस, ये सारे अलग अलग क्षेत्र जो हैं तो इसमें प्राइसेस ड्रॉप हुई। इसकी वजह से इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। अब रिटेल इन्फ्लेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो दैट इज फूड इन्फ्लेशन। मार्च महीने में फूड का इन्फ्लेशन था 5.95%। ये सिर्फ फूड आइटम्स की बात है, राइट? उसका भी अलग से कैलकुलेशंस किया जाता है। तो फूड इन्फ्लेशन इट वाज 5.95% और मार्च में ये ड्रॉप हुआ है, इट इज़ 4.79%। तो इसमें अगर एक ड्रॉप आएगा तो ओवरऑल जो सीपीआई है उसमें भी हमें इसकी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। अब फूड इन्फ्लेशन जो है ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि सीरियल्स अगर आप देखें, मिल्क देखें, तो इसमें एक डिसेलरेशन हुआ है, राइट? इसकी स्पीड जो है वो कम हुई है कंपेयर टू कि सीरियल्स के प्राइसेस पहले क्या थे और मिल्क की प्राइसेस पहले क्या थी। उसके कंपैरिजन में मार्च महीने में हमें इसमें एक इन्फ्लेशन में एक स्पीड जो है वो कम देखने को मिली है। अगर आप मीट और फिश की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि इनकी प्राइस जो है वो 1.42% से ड्रॉप हुई है। और ऑयल्स जो हैं तो इसमें भी एक गिरावट देखने को मिली है 7.86% की। एग्स की बात करें, पल्सेस की बात करें और फ्रूट्स की बात करें, नाउ एग्स जो हैं इसमें 4.41% का प्राइस राइज हुआ है। पल्सेस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द रीजन इज हमारे देश में खास करके जो मजदूरी का काम करते हैं, जो लेबर हैं, तो उनके लिए प्रोटीन का अगर कोई मेन सोर्स है तो दैट इज पल्सेस। तो पल्सेस यानी कि जो दालों की प्राइसेस जब इंक्रीज होती हैं तो डायरेक्टली जो हमारे मजदूर हैं उनकी प्लेट में से दालें जो हैं वो कम हो जाती हैं, कम प्रोटीन, यानी कि वो कम मेहनत कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भी इसकी एक इम्पैक्ट जो है बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन पल्सेस में प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है और फ्रूट्स में भी प्राइस इंक्रीज हुई है। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वेजिटेबल्स जो हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, यानी कि वेजिटेबल्स की प्राइस जो है वो थोड़ी कम हुई है। फरवरी के हिसाब से अगर देखें तो इसमें थोड़ा एक्सेलरेशन देखने को मिला, थोड़ा, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा एक फरवरी के कंपैरिजन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्राइस थोड़ी
अप हुई हैं। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन ये क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। बहुत ही सिंपल है, आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, कोर इन्फ्लेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं और जितना भी सामान, दूसरी चीज़ें जो होती है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। उनको एक इंडेक्स में रखकर फिर देखा जाता है प्राइस अप गई या डाउन गई। तो सारी कमोडिटीज़, सर्विसेज और गुड्स जो हैं, इनकी प्राइस जब अप होती है तो कहते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो अप हुआ या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है 6% की, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन पहली बार 2023 में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इस अपर लिमिट के अंदर आ गया है। अब बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की। कोर इन्फ्लेशन में क्या है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है ना, कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे वॉलेटाइल चीज़ें हैं, वॉलेटाइल यानी कि इसकी प्राइस कभी भी अप जा सकती है, डाउन आ सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ें? दो चीज़ें हैं, एक तो है फूड और एक है फ्यूल। तो ये दो चीज़ों को कोर इन्फ्लेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाता, इन दोनों को हटाया जाता है ताकि पता चले, क्योंकि बाकी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती है, वो जनरली इस प्रकार की एक वेव्स में अप एंड डाउन होती रहती है जनरली स्पीकिंग। तो जब आप ये फूड और फ्यूल को हटा देते हैं तो आप कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड न्यूज़ इज़ कि मार्च महीने में ये भी 6% से कम रहा है। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, पर्सनल केयर, ये सारी अलग अलग सेवाएं जो हैं, तो इसमें इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। आरबीआई की एमपीसी की एक मीटिंग हुई थी, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। तो ये जो एमपीसी की मीटिंग है उसमें क्या किया, रेट को हाई मीन्स इंक्रीज भी नहीं किया, रेट हाइक नहीं हुआ, राइट, जैसा था वैसा ही रखा। तो अभी रेपो रेट 6.5% है। वैसे इसका थरो एनालिसिस एक अलग वीडियो में दिया है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, राइट, बट वी नो कि मई 2022 से लेकर मार्च तक हमने 250 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट या फिर लैंडिंग रेट या फिर रेपो रेट जो है, इसमें एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है, लेकिन पहली बार एक पॉज लगाया है। अदिति नायर हैं, ICRA के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो अगर हीट वेव्स जो हैं वो इंक्रीज होगी, क्योंकि समर का महीना चल रहा है, राइट, समर के मंथ्स चल रहे हैं, अभी समर सीजन है, तो अगर हीट वेव्स इंक्रीज होगी तो पेरिशेबल आइटम्स जो है वो बिगड़ जाएगी। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर जा सकता है, ऐसा एक उनका प्रेडिक्शन है। इसी के साथ साथ अभी जो हमारे देश के रिजर्वोयर हैं, पानी जहाँ पर तालाब हैं, बड़े तालाब, राइट, बड़े डैम्स हैं, तो यहाँ पर अभी पानी का लेवल जो है वो हेल्थी है, अच्छा लेवल है। तो दिस इज़ ए पॉजिटिव थिंग। अब अल नीनियो के बारे में ये प्रेडिक्शन आया है कि मॉनसून की जो सीज़न है, तो उसमें फर्स्ट हाफ में नहीं, 4 महीनों में से पहले 2 महीनों में अल नीनियो की इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी के 2 महीनों में अल नीनियो की इफेक्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो अल नीनियो की इफेक्ट जब भी होती है, जब भी, आई वोंट से, जनरली स्पीकिंग, अल नीनियो का समय जब होता है तब हमारे देश में सूखा पड़ता है या फिर सूखे पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बारिश जो है वो कम होती है। तो पहले 2 महीनों में बारिश जो है वो रीजनेबली अच्छी होगी, लेकिन दूसरे 2 महीने जो हैं मॉनसून सीजन के, इसमें इसकी इम्पैक्ट आ सकती है। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमारे पास अभी पानी का हेल्थी रिजर्वोयर हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि खारिफ सीज़न जो है, खारिफ सोइंग सीज़न जो है, इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है। और अगेन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि फूड इन्फ्लेशन जो है इसका CPI पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मॉनसून रेनफॉल जो है, अगर डेफिशिएंसी इसमें होगी, अगर कम बारिश हुई तो फिर फूड की प्राइस जो है वो बढ़ सकती है, और ऊपर से अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो फिर हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है वो अगेन 6% का जो एक अपर लिमिट है उससे बाहर जा सकता है। फैक्ट्री आउटपुट की बात करें, फैक्ट्री आउटपुट को मेजर करने के लिए IIP का इस्तेमाल होता है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जनवरी में ये आंकड़ा था 5.5% और ये जो फरवरी का आंकड़ा आया है इट इज़ 5.6%। पिछले 3 महीनों का सबसे हाई फैक्ट्री आउटपुट हमें देखने को मिला है। इसमें कुछ अच्छी इम्पैक्ट क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ माइनिंग सेक्टर जो 4.6% से इंक्रीज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग 5.3, इलेक्ट्रिसिटी 8.2% से। ना अब देखिए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों की डिमांड जब बढ़ती है दैट मीन्स फैक्ट्रीज में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लोग पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। समर की वजह से भी होता है और
एक रीज़न ये भी है, बट द मेन रीज़न इज़ कि फैक्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं. सो दैट मीन्स गुड जॉब्स यानी कि लोगों को एक हेल्थी सैलरी मिलेगी और फिर वो खर्च कर पाएंगे. तो दैट इज़ ए गुड साइन. ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है. कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल 12.1%, कैपिटल गुड्स 10.5%, ये दोनों जो हैं वो डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर किया है. और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं ये भी -0.3% से इसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 23 सेक्टर्स जो है, इसमें से 12 सेक्टर्स जो हैं इन्होंने फरवरी में अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया है. लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो नेगेटिव में हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, टोबैको, एप्रल यानी कि कपड़े, लेदर प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स, पेपर प्रोडक्ट्स एंड रबर, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं. आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हैं वो माइनस में हैं. दिस इज़ अ बैड साइन. पता है क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं ना, ये सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यानी कि यहाँ पर लोगों जो मजदूरी का काम करते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें काम करते हैं, इसमें मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो ऐसे सेक्टर, ऐसे क्षेत्र जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डायरेक्टली जो ऐसी जॉब्स हैं इन पर एक इम्पैक्ट आती है. यू नो, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. आई होप आज की इस डिस्कशन से ये जो एक बदलाव आया है इन्फ्लेशन और फैक्ट्री आउटपुट में, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का ये वीडियो, आज की डिस्कशन जो है वो आपको कैसे लगी. एंड आई विल सी यू सून. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.